पाकिस्तान के जिला कसूर के उस नौजवान मुजाहिद की कहानी जिसने इसराइल की सरहदों को हिलाकर रख दिया। इस्लाम की बका की जंग लड़ने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कहानी की तमाम तरक्सात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। ये हमारा ज़ाती मामला है। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। मेरा जवाब ये है कि इन हमाकतों का वक्त अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर तुमने मज़ीद कोई बेवकूफ़ी की तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने होंठ भींच कर कहा, चीफ तुम हद से ज्यादा नरमी बरत रहे हो। जब तुमने उसे मेरा केस करार दे दिया है तो फिर तुम क्यों फजूल बातें कर रहे हो? ये अभी सब कुछ बता देगा। कवि हेकल गंजे ने अपनी जनाना आवाज में कहा, मैंने तो कोशिश की थी कि नौबत यहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन जैसी शहबाज की मर्जी। ये कहकर वो शख्स पीछे हट गया और मोटे ने दोनों पंजे फैला दिए। उसकी चमकदार आंखें मुझ पर मरकूज थीं, लेकिन उस वक्त वो हैरत ज़दा होकर 2 कदम पीछे हट गया जब अचानक मैंने अपने दोनों बंधे हुए हाथ खोलकर सामने कर दिए। रस्सी मैंने एक तरफ फेंक दी। उन दोनों आदमियों के मुंह भी हैरत से खुल गए और उन्होंने रस्सी की तरफ देखा। लेकिन अगर मैं उनकी हैरत से फायदा न उठाता तो मुझसे बड़ा अहमक इस रुए जमीन पर दूसरा कोई नहीं था। मैं अपनी जगह से उछला, एक फ्लाइंग किक मैंने गंजे के सीने पर मारी और दोबारा जमीन पर आ गया। इससे कबल कि गंजा जमीन पर गिरता मैंने उसे अकब से संभाला और उसका सर बगल में दबाकर उसकी आंखें बुरी तरह रगड़ दी और फिर उसे सीधा करके उसकी नाक पर एक गोसा रसीद कर दिया। गंजा तड़प कर पीछे हटा था। आंखों और नाक की तकलीफ ने उसे पागल कर दिया। वो संभलने की कोशिश के बावजूद न संभल सका और पीछे जा गिरा। लेकिन इस देव कामत को छोड़ देना सख्त खतरनाक बात थी। इस दौरान मैं फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना चाहिए जो मौसर हो। मैंने उसके उठने का इंतजार किया और जो ही वो खड़ा हुआ, इस बार मेरी दोनों लातें उसके सीने पर पड़ी। जैसा कि मेरा अंदाजा था वो दोनों उसकी लपेट में आ गए। इससे बचने की कोशिश में दोनों ही दीवार से बुरी तरह टकराए थे और उनकी कराहें उभरी थी। लेकिन मैंने इसी पर इक्तफा ना की और उन पर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे मैंने उनके पिस्तौलों पर झपटा मारा और दोनों पिस्तौल अपने कब्जे में करने में मुझे कोई दुश्वारी ना हुई। अचानक दूसरे लम्हे मुझे अपने अकब में एक हल्का सा धमाका सुनाई दिया। कांच की बनी हुई किसी शय के टूटने की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो धुएं का एक मरगोला फजा में बुलंद हो रहा था। इसके साथ ही यूं लगा जैसे किसी ने दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली हो। इंतहाई सरीउल असर गैस थी। मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन फिर मेरे हाथ दरवाजा न खोल सके। दोनों पिस्तौल फेंक कर मैंने गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लेना चाहा, लेकिन इसके बाद होश न रहा। दोनों पलकें एक दूसरे से चिपक गई थी। जाहिर है अगर मौत ना आ गई हो तो होश जरूर आता है। मुझे होश आ गया। इस बार भी किसी कमरे में बंद था। बदन के नीचे आरामदेह सहरी थी और कमरा जरूरियाते जिंदगी से आरास्ता था। मैंने एक अंगड़ाई ली और आंखें बीच कर सर को झटकने लगा। चंद लम्हों बाद कैफियत बहाल हो गई थी। चुनाचे मैं उठकर बैठ गया। दिमाग अभी पूरी तरह दुरुस्त नहीं था, लेकिन गुजरी हुई कहानियां याद आ गईं और मैं गहरी सांसें लेने लगा। तवील चक्कर था। कोई बात समझ में नहीं आती थी। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? अगर बात सिर्फ डैनी मार्श की थी तो इसके लिए फराना से ज्यादा मुनासिब कोई नहीं हो सकता। मुमकिन है फराना उनके काबू में ना आई हो, लेकिन इस सिलसिले में भी तो कोई सवाल नहीं किया गया था। ऐसा क्यों? देर तक मैं इन ख्यालात में डूबा रहा। फिर अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दफातन शदीद भूख का एहसास हुआ था। मुझे याद आया कि मैंने कुछ नहीं खाया था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने जोर से दरवाजा पीटा, फिर उसे खोलने की कोशिश की और दरवाजा खुल गया। बाहर एक खौफजदा सा शख्स खड़ा था और शक्लो सूरत से लबनानी महसूस होता था। यस सर, मैं यही मौजूद था। उसने खौफजदा आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हें खा जाऊं? मैंने गुराई हुई आवाज में कहा, नहीं जनाब, नाश्ता हाजिर है। कहाँ हाजिर है? मैं फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। नाश्ते के कमरे में तशरीफ ले चलिए, उसने कहा। चलो, मैंने कहा और वो खौफजदा सा आगे बढ़ गया। बाहर निकलकर मुझे एक और एहसास हुआ। सुबह का वक्त था, गोया फिर एक रात गुजर गई। लानत है इन लोगों पर। कम वक्तों ने मुझे 1 दिन और 2 रात भूखा रखा था। मुंह हाथ धोने का ख्याल भी नहीं आया। मैं नाश्ते के कमरे में दाखिल होकर उन फलों पर टूट पड़ा जो मेज पर रखे हुए थे। अभी चंद ही फल खाए थे कि उम्दा किस्म का नाश्ता सामने आ गया। मुलाजिम ट्राली पर यह नाश्ता लेकर आ रहा था। मैं सब कुछ भूल कर उन चीजों पर टूट पड़ा और लबनानी मुलाजिम एक कोने में खड़ा मुझे घूरता रहा। फिर नाश्ते से फारिग होकर मैंने चाय की तरफ तवज्जो दी। चाय की दूसरी प्याली पी रहा था कि एक खूबसूरत सी लड़की मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हुई।
जाग गए तुम आजकल, उसने कहा और उसकी मुस्कुराहट काफूर हो गई। ये क्या? उसने ताज्जुब से कहा। फालतू बातें नहीं, नाश्ता करने दो। मैं हाथ उठाकर बोला, अरे तुम हो किस सुलिये में? ना लिबास तब्दील किया, ना बाथरूम गए, बाल भी बिखरे हुए हैं और तुम नाश्ता कर रहे हो। पेट भरना इन तमाम बातों से जरूरी है, समझी तुम? और तुम लोगों ने मुझे 36 घंटे के बाद खाने को दिया है, ये तुम्हारी शराफत है। मैंने कहा, 36 घंटों के बाद? वो हैरत से बोली, एक्टिंग नहीं चलेगी मिस, मैंने कहा और चाय का आखिरी घूंट भी हलक में उंडेल दिया। वो खामोशी से मुझे घूरती रही, फिर बड़बड़ाने के अंदाज में बोली, माइकल तुम खैरियत से तो हो ना? मैं नाश्ता कर चुका हूँ और अब मेरे अंदर मिजाज की हिस्स भी जाग उठी है। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो बोली, मेरे साथ चलो, अपनी आवाजों अंदाज के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और वो मेरे साथ घसीटने किसी कैफियत में बाहर निकल आई। वो कमरा ज्यादा दूर नहीं था जहां से निकल कर मैं यहाँ तक आया था। दरवाजा खोल कर मैं अंदर दाखिल हुआ और दूसरे ही लम्हे मैंने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और उन्हें झंझोड़ते हुए बोला, अब तुम खुद ही मुझे बताओगी कि मेरी आवाज को क्या हो गया है। मैंने डरावनी आवाज में कहा और लड़की के हलक से एक कुरबनाक चीख निकल गई। वो मुतवहश निगाहों से मुझे देख रही थी। उसके रेशमी बाल मेरी मुट्ठी में जकड़े हुए थे और उसकी आंखों में नमी आ गई थी। फिर उसने लरजती हुई आवाज में कहा, माइकल क्या हो गया है तुम्हें? आवाज बदल गई है मेरी, अंदाज भी बदल गए हैं। तुम्हें मेरा ये अंदाज पसंद नहीं आया? मैंने कहा, बाल तो छोड़ दो मेरे, सब टूट जाएंगे, वैशी जाहिल कहेंगे। उसने कहा। आंसू अब उसके गालों पर बहने लगे थे। एक शर्त पर कि तुम मुझे सब कुछ बताओगी, वरना उस वक्त तक जब तक ये ड्रामा करने वाले यहाँ दाखिल होंगे मैं तुम्हें मौत की नींद सुला चुका हूँगा। तुम शायद पागल हो गए हो, लानत है तुम पर। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर वहशी हो। छोड़ो मेरे बाल, मैं कहती हूँ छोड़ दो, उसने गुराए हुए अंदाज में कहा और सर को जोर से झटका। उसके सर के बहुत से बाल टूट गए थे। छोड़ दो मुझे वहशी जानवर, छोड़ दो, मुझे तुमसे नफरत है। उसने दूसरा झटका दिया। उस पर भी जुनून तारी हो गया था। वो मेरे पेट में गूंसे मारने लगी और मैंने हंसते हुए उसके बाल छोड़ दिए। अपनी दानिश में तुमने मजाक किया है मुझसे, लेकिन मैं तुम नहीं जानते कि इस मजाक के नताइज क्या होंगे। वो दरवाजे की तरफ मुड़ी। मैं भी नतीजा ही चाहता हूँ, मैंने कहा और लड़की दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। लड़की के अंदाज से ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो अदाकारी कर रही है। बज़ाहिर सहीउल दिमाग मालूम होती है। वो मुझे माइकल के नाम से क्यों पुकार रही थी? इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा जा सकता था कि वो भी उन्हीं की आलाकार है, 100% उनकी आलाकार। लेकिन उसकी अदाकारी, मुझे कुछ उलझन सी महसूस होने लगी। एक बार फिर मैंने कमरे के माहौल पर निगाह दौड़ाई और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शदीद भूख के आलम में उस वक्त मैं खाने पर टूट तो पड़ा था, लेकिन तबीयत पर बोझ था जो गुस्ल ही से दूर हो सकता था। चुनाचे में सारे झगड़े भूल कर गुस्ल करने के लिए चल पड़ा। बाथरूम भी कमरे की तरह आरास्ता था, लेकिन उसमें लगे हुए बड़े आईने में अपनी शक्ल देखकर मैं शिशदर रह गया। मेरी सूरत बदल दी गई थी, 100% मेकअप था। शक्ल तो बुरी नहीं थी, लेकिन मेरी अपनी नहीं थी और लड़की बेकसूर थी। मुझे अफसोस होने लगा। बहरहाल ये उलझन दूर हो गई कि वो मुझे माइकल क्यों कह रही थी। मैंने मुख्तलिफ तरीकों से मेकअप साफ करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। बाकायदा मेकअप था और इसे केमिकल्स ही से साफ किया जा सकता था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता था कि असल माइकल कहाँ गया, और ये मकान मेरे लिए मखदूश तो नहीं है। बाहर कुछ आहट सी महसूस हुई और फिर मादूम हो गई। बाल वगैरह संवारने के बाद मैं उस कमरे में नहीं रुका और बाहर निकल आया। इमारत मेरी तवक्को के मुताबिक अजनबी थी। मैं उसमें इधर उधर भटकने लगा। फिर एक कमरे में कुछ आवाजें सुनकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। आओ, अंदर से आवाज उभरी और मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने ही एक सोफे पर अधेड़ उम्र का एक शख्स नजर आ रहा था जो दिलकश शख्सियत का मालिक था। उंगलियों में सिगार दबा हुआ था जिसके सिरे से धुएं की पतली लकीर बुलंद हो रही थी। उसके सामने वही लड़की बैठी थी और उसके रुखसारों पर आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर उसने जल्दी से आंसू खुश कर लिए। ये क्या हमाकत है माइकल, तुमने बॉबी के साथ वहशियाना सलूक क्यों किया है? शरारत भी एक हद तक अच्छी लगती है। सॉरी सर, मुझे अफसोस है कि मैं आपको एक नाखुशगवार इत्तला दे रहा हूँ। मैं माइकल नहीं हूँ। क्या मतलब? अधेड़ उम्र शख्स के हाथ में सिगार लर्जने लगा। फिर उसने जल्दी से सिगार एशट्रे में रख दिया। तुम्हारी आवाज, माइकल, क्या तुम मुझसे भी मजाक कर सकते हो? मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और आप लोग इसे जुटलाने पर तुले हुए हैं। अगर इसके बाद भी आपका इसरार जारी रहा तो मैं खामोश हो जाऊंगा।
मुझे हालात का जायजा लेने के लिए ये पनाहगाह कबूल करने से इनकार नहीं है, लेकिन बाद में आप मुझे धोखाधड़ी का मुजरिम करार नहीं देंगे। कौन हो तुम और यहाँ माइकल के मेकअप में क्यों हो? माइकल कहाँ है? अधेड़ उम्र शख्स बौखलाहट में खड़ा हो गया। बेशुमार सवालात मेरे जहन में भी मचल रहे हैं, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए पहले आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं किसी मुजरिमाना साजिश का शिकार होकर यहाँ पहुँचाया गया हूँ। मेरे चेहरे पर मेकअप है और मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। क्या मतलब? मेरी आंख उस कमरे में खुली है जहाँ इन साहिबा ने मुझसे मुलाकात की थी। इससे कबल मैं कहीं और था और उससे पहले बैरूत में। क्या तुम सच कह रहे हो? बूढ़े ने लरजती हुई आवाज में पूछा। अफसोस, मेरे पास इस सच का कोई सबूत नहीं है। क्या हेनरिक से तुम्हारी कोई दुश्मनी है? उसने बेख्तियार होकर पूछा। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। आप हेनरिक को जानते हैं? मैंने पूछा। और तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम सानबरे में हो? सानबरे, ये नाम मेरे लिए अजनबी है, मैंने कहा। बूढ़ा शदीद इज़्तिराब के आलम में हाथ मलने लगा। उसके होंठों से अजीब सी आवाज निकल रही थी। मैंने गौर किया तो मुझे उसके अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, कोई ऐसी हरकत नहीं की। 1 मिनट, मैं अभी आया, तुम बैठो, बस 1 मिनट, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। मैं खामोशी के साथ एक सोफे पर बैठ गया। लड़की अब हैरत ज़दा सी बैठी हुई थी। मुझसे आंखें मिली तो उसने खिजालत से गर्दन झुका ली और धीमे लहजे में बोली, कसूर मेरा भी नहीं था, मैं भी मुजरिम नहीं हूँ। मैंने कहा, मैं खुद यहाँ अपनी मौजूदगी पर जलाया हुआ हूँ और तुम्हें उन्हीं लोगों की साथी समझ रहा था जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मगर मिस्टर हेनरिक तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक और मेहरबान। जजीरे पर कोई भी उनका मुखालिफ नहीं है, बल्कि सब उनकी इज्जत करते हैं। वो सभी के तो काम आते हैं। जजीरे पर? लो, क्या ये कोई जजीरा है? तुम्हें यह भी नहीं मालूम? नहीं, मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा। ताज्जुब है, क्या मैं तुम्हारी असल शक्ल देख सकती हूँ? अफसोस, एमोनिया लिक्विड के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे चेहरे पर यह मेकअप किया गया है। जाहिर है, अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि मेरे चेहरे पर मेकअप है तो मैं तुम्हारे साथ ये सलूक ना करता। मैं सख्त भूखा था, इसलिए जो ही नाश्ते की इत्तला मिली तो मैं जिस हाल में था नाश्ते के कमरे में पहुंच गया। बाद में मैंने बाथरूम के आईने में अपनी शक्ल देखी तो हैरान रह गया और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने नादानिस्तगी में तुम्हारे साथ ज्यादती की है। ओ, कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ गलत फहमी में हुआ। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे माइकल ये कभी ना करता। उसे मेरे बाल बहुत पसंद हैं। मेरे बहुत से बाल टूट गए, मुझे अफसोस है बॉबी। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस पर हैरत है कि अंकल ग्रेसी ने मिस्टर हेनरिक का नाम क्यों लिया। अंकल ग्रेसी वो साहिब हैं जो अभी बाहर गए हैं? हाँ, माइकल के डैडी। माइकल तुम्हारा कौन है? मंगेतर। 2 माह के बाद हमारी शादी हो जाएगी। मगर माइकल कहाँ गया? अंकल को भी मालूम नहीं है। ये कहकर वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी वक्त बूढ़ा ग्रेसी कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा अब किसी कदर पुरस्कून था। बॉबी सवालिया अंदाज में उसे देखने लगी। कोई खास बात नहीं है बेबी, पुरस्कून रहो। माइकल कहाँ है अंकल? वो जहाँ भी है खैरियत से है, शाम तक वापस आ जाएगा, ग्रेसी ने जवाब दिया। आपको यकीन है अंकल कि वो खतरे में नहीं है? कतई नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मैं भी परेशान होता। जब मैं पुरस्कून हूँ तो तुम्हें भी पुरस्कून रहना चाहिए। मगर मिस्टर हेनरिक का इन वाकयात से क्या ताल्लुक है? क्या इन साहिब को मिस्टर हेनरिक ने? आपने भी नाम लिया था अंकल। मिस्टर हेनरिक बहुत बड़े नफ्सियात दान हैं। वो भटके हुए लोगों को सबक देने के लिए बाज़ औक़ात नफ्सियाती हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। इनका मामला भी कुछ ऐसा ही है। ओ, तो ये साहिब। वैसे मिस्टर, आपका नाम क्या है? बॉबी ने मुझसे सवाल किया। मेरे ख्याल में बेबी अब तुम आराम करो। माइकल खैरियत से है और शाम को तुम उससे मिल सकती हो। मिस्टर हेनरिक ने मुझे कुछ हिदायत दी हैं जिनके तहत मुझे कुछ काम करना है। मैं समझी नहीं अंकल, मैं तन्हाई चाहता हूँ, ग्रेसी ने किसी कदर जलाई हुई आवाज में कहा। लड़की उठ खड़ी हुई। ठीक है, आइए मिस्टर, हम बाहर चलें। अंकल को काम करने दें, इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इन्हें यही रहने दो, ग्रेसी ने कहा और लड़की दोनों शानों को हिलाकर बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। ग्रेसी गर्दन झुकाए बैठा रहा, फिर बोला, क्या दुश्मनी है इससे तुम्हारी? हेनरिक से? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। उसी की बात कर रहा हूँ, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, बस वही इस शुगल में मसरूफ है, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। वो कुछ चाहता है तुमसे? मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। इन हालात में दुश्मनी और दोस्ती का क्या सवाल पैदा होता है? आप खुद ही फैसला करें मिस्टर ग्रेसी। बराह रास्त ना सही, बिलवास्ता सही। मुमकिन है ऐसी कोई बात हो, मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, मजबूर नहीं कर सकता। उसकी दुश्मनी किसी को रास नहीं आती, तुम्हें भी रास नहीं आएगी। अगर कोई झगड़ा है तो निपटा लो और उससे सुलह कर लो।
क्या वो बहुत खतरनाक इंसान है? इतना कि अगर तुम्हें उसके बारे में मालूमात हासिल होती तो तुम उससे इनहराफ का तस्वुर भी ना करते। लेकिन बॉबी तो कुछ और कह रही थी। क्या? ग्रेसी चौंक पड़ा। उसका कहना है कि हेनरिक तो एक इंतहाई नेक और शरीफ इंसान है। इसका अंदाजा तुम्हें खुद हो जाएगा। मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कह सकता। आप भी उससे गुफ्तगू करने गए थे मिस्टर ग्रेसी? ओ, तो इस दौरान तुम बॉबी से मालूमात हासिल करते रहे हो। बहरहाल सुनो, उससे मुलाकात करना इतना आसान नहीं होता। वैसे मैंने उसके नायब से बातचीत की थी। क्या गुफ्तगू हुई? मैंने सवाल किया और बूढ़ा ग्रेसी किसी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, नौजवान, कभी मजबूरियां इंसान की जिंदगी बन जाती हैं। सान बरे कभी किसी दौर में आजादी का गहवारा था। यहाँ के लोग भी अपनी मर्जी के मालिक थे। हर चंद के ये जजीरा भी फ्रांस की तहवील में था। लेकिन हालात इस कदर खराब नहीं थे। फिर कुछ सियासी तब्दीलियां हुई और सान बरे के बुरे दिन आ गए। हेनरिक से कबल गोयान एब्रे इस पर मुसल्लत था, एक जालिम और शातिर इंसान जिसे आखिरकार चंद नौजवानों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर हलाक कर दिया। ख्याल था कि शायद सान बरे पर कुछ तब्दीलियां हों, लेकिन फिर एक और खतरनाक इंसान ने इसे अपनी तहवील में ले लिया। यह हेनरिक है, जिसे तुम बगला भगत कह सकते हो। सती जहन के इंसान उसे फरिश्ता समझते हैं, लेकिन वो इतना शातिर है कि बस यहाँ के तमाम समझदार लोग उसके कब्जे में हैं और जज्बाती अहमक उसके गुलाम। उसका तरीक़ेकार गोयान एब्रे से बहुत मुख्तलिफ है। उससे बड़ा शैतान होने के बावजूद वो लोगों की निगाह में फरिश्ता सिफ्त है। माइकल मेरा बेटा है और मैं हेनरिक का गुलाम, दूसरे लातादाद गुलामों की मानिद। हर वक्त खौफो हरास में मुब्तला रहता हूँ। माइकल की गुमशुदगी और तुम्हारी उसकी शक्ल में यहाँ मौजूदगी से मैंने यही समझा था कि मुमकिन हो ये सजा मेरे लिए हो। लेकिन क्या? मैंने सवाल किया। ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया। मेरे बारे में क्या कहा है? मैंने पूछा। यही कि तुमसे हेनरिक का मजाक चल रहा है। ओ, मैंने गहरी सांस ली। तो ये मामला है। ठीक है, मुझे भी ये मजाक पसंद है। फिर भी मेरा यही मशवरा है कि वो जो कुछ चाहता है मान लो। वो मेरे बारे में गलत फहमियों का शिकार है। नामुमकिन, ग्रेसी ने कहा। यह हकीकत है। मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अफसोस, मैं इस सिलसिले में बहुत मजबूर हूँ। उसका पता तो बता सकते हो मुझे? ये तो बता सकते हो कि उससे कहाँ मुलाकात की जा सकती है? ये बात तो शायद उसके करीब तरीन लोग भी ना बता सके। मैं क्या हैसियत रखता हूँ? मेरे लिए अब क्या हुक्म है? मैंने पूछा। तुम्हें तमाम हकीकत मालूम हो चुकी है। मैंने खतरा मोल लेकर तुम्हें तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है, इस उम्मीद पर कि तुम मेरे खिलाफ कोई बात नहीं करोगे। बाकी तुम्हारे लिए मुझे कोई हुक्म नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ तुम्हें यहाँ पहुँचाकर और शक्ल बदल कर हैरान करना चाहते थे। तुम कहीं जाना चाहते हो तो जा सकते हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। वाकई इससे ज्यादा ये शख्स क्या कर सकता था? वो खुद परेशान था, इसलिए उसे मजीद परेशान करने से कोई फायदा नहीं था। मैं अपनी जगह से उठ गया। बहरहाल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ग्रेसी। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। शुक्रिया। अगर थोड़ी सी मालूमात फराहम हो जाती तो शायद मेरा कोई काम बन सकता। कैसी मालूमात? ग्रेसी ने पूछा। सान बरे की आबादी कितनी है? तकरीबन 20,000। लोगों का जरिया माश खेती बाड़ी और कारोबार। करीब तरीन शहर कौन सा है? बैरूत। वहां तक पहुंचने के जराए? कुछ नहीं। हेनरिक की लांचें चलती हैं। हफ्ते में 2 बार उन्हीं के जरिए आमदोरफ्त होती है। उसकी इजाजत के बगैर कोई शख्स भी जजीरे से बाहर नहीं जा सकता।